गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजीत हियर फ्रॉम टीम द रेड फाइट। और जैसा कि सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स को हम लोग देख रहे थे, इससे पहले बहुत ही बेसिक चीज़ थी जो क्लास 6, 7, 8 से हम लोग को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि कोई मैटर होता क्या है, जैसे लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल कन्फिगरेशन क्या होगी। फिर हमने देखा कि उसका स्ट्रक्चर किसके कारण है, तो स्ट्रक्चर के लिए हमने डिफरेंट कंडीशंस को देखा। फिर उसके बाद बॉन्ड्स को लास्ट वीडियोस में देखा। और आज हम देखेंगे एक ऐसे टॉपिक को जिसका नाम हमने सुना है और लोगों के माइंड में एक होता है कि यह सेक्शन हार्ट बोले या फिर लाइट बोले, क्या लिया जाए, कंसीडर किया जाए। तो पहले चीज़ ये कि यह सबसे इजीएस्ट पार्ट होगा जो आप अभी तक के फिजिक्स में पढ़ने वाले, ठीक है। मतलब इससे इजी पार्ट अगर आप इमेजिन करें कि जेईई और नीट के सिलेबस में कुछ है तो कुछ है नहीं। और इस पार्ट में एक समस्या है कि जो लोग 2, 3, 4 क्लास भी केवल अटेंशन दे देंगे, इस पार्ट के प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेंगे। मतलब एग्जाम हॉल में आपके लिए प्रॉब्लम्स आएगा। हाँ, कभी कभी थोड़े बहुत कैलकुलेशन होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, लेंदी हो सकते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कैलकुलेशन है। बट इस पार्ट के प्रॉब्लम 100% आपसे बनने वाले हैं और यह ध्यान में रखते हुए इन वीडियोस को अटेंशन के साथ देखें। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिसिटी। आप लोग प्रैक्टिकल डेली लाइफ में बहुत बार ये सब सुनते होंगे कि इलास्टिक और नॉन इलास्टिक या फिर प्लास्टिक, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि यह चीज का मतलब क्या है। अगर हम सिंपल बोले कि हमारे पास अगर ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई किया गया, ठीक है, इसे डिफॉर्म करने के लिए, सपोज हमने इसे डिफॉर्म करने के लिए ताकि ये इलोंगेट हो, हमने एक फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने के कारण हम देख रहे हैं कि डिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। मतलब हम फोर्स ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहे हैं और उसमें देखें कि फोर्स अप्लाई हुआ है तो डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफॉर्म हो रहा है और उसके बाद फोर्स को हमने छोड़ दिया। मतलब कि हमने जो अप्लाइड फोर्स किया था उसे छोड़ दिया। मतलब नाउ वी आर रिमूविंग द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। और अगर गौर करें कि यह ऑब्जेक्ट फिर से अपने आप को रीस्टोर कर ले, रीस्टोर मतलब फिर से वापस आ जाए, तो इसे हम बोलेंगे इलास्टिक, ठीक है। और यही इलास्टिसिटी है, यह फेनोमेना जो है जहां पर आप कह सकते हो कि एबिलिटी ऑफ मेटल टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है ना। अपने ओरिजिनल शेप को रीस्टोर करने की जो कैपेसिटी है, वही फेनोमेना है, जो घटना है, उसे आप बोल रहे हो इलास्टिसिटी, ठीक है। कंडीशन के अनुसार अगर देखें कि इलास्टिसिटी वगैरह में हमें क्या समझना होगा, तो इलास्टिसिटी का मतलब है कि हम दो तरह से मेनली डिफॉर्मेशन कर सकते हैं। एक डिफॉर्मेशन हुआ कि हम इसे इलोंगेट करना चाहते हैं, लंबाई को बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर एक डिफॉर्मेशन हम बोल सकते हैं कि एक डिफॉर्मेशन ये हुआ कि हम इसे क्या कर सके, कंप्रेस करने की कोशिश करें। और दोनों ही केस में ये क्या करें कि डिफॉर्म तो हो, ऐसा नहीं हो कि हम आपको ऐसे रिजिड बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं जो डिफॉर्म ही ना हो। नहीं, डिफॉर्मेशन को हम नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, डिफॉर्मेशन हो सकता है, बट डिफॉर्म होने के बाद अपने रेगुलर शेप को या फिर बोल सके कि अपने ओरिजिनल शेप को फिर से रिटेन कर सके, उस ऑब्जेक्ट, उस मैटर को बोल रहे हैं इलास्टिक। और यह जो फिनोमेना है उसे बोल रहे हैं इलास्टिसिटी। एकदम ही वर्ड बाय वर्ड अपने आप को माइंड करना है, समझ लिया जाए। कभी भी एक्सटर्नल फोर्स के एप्लीकेशन से डिफॉर्मेशन हो सकता है और डिफॉर्मेशन के बाद अगर हम किसी एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं और ऑब्जेक्ट या मैटर खुद से अपने पुराने शेप, साइज और स्ट्रक्चर को रिटेन कर ले, रीस्टोर कर ले, तो आप कहोगे कि वह ऑब्जेक्ट इलास्टिक है, ठीक है। और यह जो फेनोमेना हुआ वह कहलाएगा इलास्टिसिटी, ठीक है। तो हम आपके नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले कि इलास्टिक के बारे में हमें क्या लिखना है नोट्स में। यस, ability of a deformed material body to retain to its original shape and size when the force causing the deformations are removed। मैं जैसा कि बताया कि जो फोर्स डिफॉर्मेशन को काउज कर रहा था, यहां पर अगर हम बोले कि यह फोर्स अगर डिफॉर्मेशन करवा रहा था, या फिर यहां पर बोले कि यहां पर हमारे पास फोर्सेस जो डिफॉर्मेशन करा रहे थे, अगर ये हटा दिए जाए, ठीक है। डिफॉर्म ऑब्जेक्ट की वो कैपेसिटी के बारे में बात करें कि यहां पर डिफॉर्म करवाने वाले फोर्स अगर हटा दिए जाए, वो फिर से अपने आप को रिटेन कर ले, ठीक है, तो इससे बोलेंगे इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी किसी मटेरियल की एबिलिटी है जिससे कि वो डिफॉर्म होने के बाद जैसे ही प्रेशर हटा
उसे बोलते हैं कि वो वापस निकले। जैसे सिंपल चीज सोचो कि इलास्टिक नेचर को हम प्रैक्टिकल रियल लाइफ में क्या देखें। जैसे सिंपल है कि हम जो हैं सो हैं, ठीक है, मतलब हमारी नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हो अपना तो मालूम है कि भाई कि क्या है, ठीक है, दुनिया के सामने सीधे साधे सच्चे इंसान, और मन में क्या शैतानी है वो तो अपने को मालूम है, ठीक है। बट होता क्या है कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ पल के लिए बदलती है, मतलब हमारा स्ट्रक्चर डिफॉर्मेशन होता है कब, जब अपने अंदर घर में गेस्ट आता है। जस्ट गेस्ट आया, हम दुनिया के बदले हुए इंसानों के रूप में रहे, मतलब हमारा स्ट्रक्चर डिफॉर्म हुआ, और जैसे ही गेस्ट चला गया तो हम पुरानी आदतों पर लौट। जैसे गेस्ट के आते समय हमारी वोकल शो होती है, हमारे जो गेस्चर है, पोस्चर है, सब कुछ चेंज कर गया, हमारे बोलने के तरीका, बात करने का तरीका, और हम गेस्ट के सामने देखते हैं कि बहुत ही एक्टिव पर्सनालिटी भी बने। बट गेस्ट जैसे ही चला तो अपना आलसपन वापस आ गया और हम आराम से रिलैक्स अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर पर आ गए। यही है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब एक्सटर्नल एजेंट फोर्स हमारा जब तक है हम डिफॉर्म हो रहे हैं, और उसके बाद जैसे ही वो डिफॉर्मिंग काउजिंग जो फोर्स है वो हटा, हम फिर से रीटेंड कर लिए, अपने रेगुलर शेप में वापस आ गए, और इसको बोल रहे हैं इलास्टिसिटी। अब बोलोगे कि सर क्या सभी ऑब्जेक्ट अपने आप को वापस कर लेंगे? तो नहीं। अगर हम कहें तो सिंपल चीज है, कभी कभी आप स्प्रिंग में ये बात को नोटिस करते होंगे कि स्प्रिंग में अगर आप इसे डिफॉर्म करने की कोशिश करो, एक ही नेचर को ले रहे हैं, इलोंगेशन को, बाकी भी ले सकते हैं लेकिन दोनों में एक ही बात हो सकता है कि आपने इसे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके डिफॉर्म किया, ठीक है, स्प्रिंग है, आपने डिफॉर्म किया, रिलीज किया, वापस अपने एकदम से ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, कंप्लीटली वापस रिटेन कर ले अपने ओरिजिनल शेप को, तो इसको बोलेंगे इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। तो इलास्टिक मटेरियल मतलब जो कंप्लीटली वापस कर। हो सकता है कि आपने उसे डिफॉर्म किया, छोड़ा, और छोड़ने के बाद वो कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट या पार्शली अपने आप को वापस कर लिया, तो इसको दो टर्म से बोल सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं पार्शियली इलास्टिक, या फिर बोल सकते हैं पार्शियली इन इलास्टिक, ठीक है, पार्शियली इन इलास्टिक, ठीक है ना। तो आप दोनों ही चीज, क्योंकि पार्शियली या इलास्टिक भी है, मतलब थोड़ा सा वापस आया है लेकिन पूरी तरह से वापस नहीं आया, इसलिए इसे फुल्ली या परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं बोल रहे, हम इसे बोल रहे हैं पार्शियली इलास्टिक। और हो सकता है कि आप डिफॉर्म करो और छोड़ो, फिर देखो कि भाई डिफॉर्म हो गया तो हो गया, ये वापस नहीं आए। स्प्रिंग के तीनों केस ऑब्वियस है कि आपके पास पेन होंगे, उसमें स्प्रिंग होते हैं, आपके पास ये तीनों सिचुएशन देखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तीनों दिखे। हल्का प्रेशर फोर्स लगा के छोड़ देना, वापस पूर्णता आ गया, यह हुआ परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन। थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाएंगे, पूरी तरह से वापस नहीं आया, यह हुआ पार्शियली इलास्टिक कंडीशन। और अगर हम लगाएं और डिफॉर्म बॉडी वापस नहीं आए तो यह है प्लास्टिक। यह कौन सी कंडीशन है? प्लास्टिक या इन इलास्टिक, ठीक है। तो सिंपल चीज बोले कि हम यहां पर ऑब्जेक्ट मटेरियल को, जो हमारा अभी मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है बट फिर भी देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक। तो फिर परफेक्टली इलास्टिक किन्हें बोलेंगे? जो कंप्लीटली रीस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है, जो अपनी ओरिजिनल शेप को कंप्लीटली रीस्टोर कर सके, उसे बोल रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। अगर पार्शियली करे तो पार्शियली इलास्टिक का मतलब हुआ जो पार्शियली रिटेन कर। और प्लास्टिक किसे बोल रहे हैं? तो प्लास्टिक बोल रहे हैं जो डिफॉर्म होने के बाद अपने आप को रिटेन ना कर सके, तो उसे बोल रहे हैं प्लास्टिक, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया रहा इलास्टिसिटी, ठीक है, पार्शियली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक एंड प्लास्टिक मटेरियल्स के बारे में, ठीक है। नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बना लीजिए। हाँ, आगे चलते हैं। आगे माइक्रोस्कोपिक रीजन ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक रीजन को समझने के लिए पहले समझते हैं, हमारे पास जो भी मटेरियल हो या मैटर्स हो, हम थोड़ा देखते हैं कि क्या चीज हो सकता है। तो हमारे पास अगर ये मैटर है, सपोज एक व्यूज को ले रहे हैं, एक साइड व्यूज को, तो इन मैटर्स में हमारा जो होगा दोस्त, इन मैटर्स में पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में हमारे पास पार्टिकल्स पैक होंगे। बनाने में ये अच्छा लगता है इसलिए इसको बना रहे, ठीक है। 3 डायमेंशन में हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स
इस सिस्टम में मौजूद है, ठीक है, जो कि क्लोजली पैक्ड है। क्लोजली पैक्ड का मतलब है कि वह अपने लैटिस एनर्जी को या एनर्जी को, जो उनके बीच की एनर्जी होते है, उसको मिनिमम रखता है। आपको भी मालूम है कि अगर एनर्जी मिनिमाइज हो गई तो स्टेबिलिटी बेहतर होगी। तो कोई भी मटेरियल जो होता है अपने अंदर चाहता है कि मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में मेंटेन करे और वो अपने आप को मिनिमाइज करके रखे, ठीक है। आप लोग को अगर आप बेसिक भी जब पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी बहुत बार ये टर्म्स को यूज किया जाता है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। तो हम कह रहे हैं क्या कि एनर्जी की स्पेलिंग जो भी हो, ठीक है, देख लेना, एनर्जी स्पेलिंग वगैरह अपने लेवल पर रख रहे हो दोस्त, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मतलब जितनी एनर्जी आपकी लगेगी आपकी स्टेबिलिटी कम होगी। इसलिए हम लोग जब खड़ा रहते हैं हमारी एनर्जी ज़्यादा लगती है, हम कम स्टेबल है, क्योंकि हम 3 से 4 घंटे खड़े रहेंगे, उसके बाद थक जाएंगे। अगर कोई बोले बैठने के लिए, तो बैठने के लिए तो हम शायद 7-8 घंटे बैठ जाए, उसके बाद थक जाए। कोई बोले सोने के लिए, तो बोलो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे सर, मजाक मत लेना, ठीक है। शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, बट हम ये देखें कि हमारा कंफर्टेबिलिटी इतना बेहतर होगा कि हम शायद जो 8 घंटे में बैठने पर थक रहे थे, 3 घंटे में खड़े रहने पर हम उसमें 16 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे तक भी सो सकते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो फेज मिनिमम एनर्जी में था वह हमारी स्टेबिलिटी मैक्सिमम रखा है, और जो फेज मैक्सिमम एनर्जी स्टेट में था वहां स्टेबिलिटी मिनिमम है, इसलिए कम देर तक टिक पाए। और यही होता है मटेरियल के अंदर भी। मटेरियल के अंदर माइक्रोस्कोपिक देखा जाए तो ये पार्टिकल्स अपने आप को मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में मेंटेन करके रखे। जब आप इस पर कोई फोर्स लगाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं इसको, ठीक है, डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, जब फोर्स लगाया तो ऑब्वियस है कि बोलोगे कि ये लैटिस जो है ना वो शिफ्ट होना शुरू कर, लैटिस आगे पीछे भागेगा, क्योंकि भाई जगह तो है नहीं और किसी ने जबरदस्ती धक्का दे दिया। एक बस पूरी तरह से पैक्ड है और आप कह रहे हो कि किसी ने धक्का दे दिया, तो धक्का दे दिया कि कोई ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं कहीं ना कहीं अपने आप को शिफ्ट करेगा, क्योंकि वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें धक्का देते हो तो क्या होता है कि ये लैटिस साइट, या फिर लैटिस बताए हुए हैं आपको कि जो पॉइंट जहां पर आपके पार्टिकल रखे गए, ये लैटिस साइट थोड़ा सा डिस्प्लेस होते हैं। डिफॉर्मेशन का मतलब यही हुआ कि वो अपने आप को डिफॉर्म करते हैं। इसलिए आप देखते होगे कभी कभी इधर से फोर्स लगाओगे और आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट के पार्टिकल इधर इधर चले जाते हैं, ठीक है। कभी कभी देखते होंगे कि ऑब्जेक्ट का पार्टिकल इधर उधर चला गया, ठीक है, ये डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये क्या होगा कि लैटिस के साइड जो है वो बदल गए, तो लैटिस साइड मतलब वो कहीं इधर आगे पीछे दाएं बाएं कर ले। अब क्या है कि जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हम हटाएं, रिलीज कर रहे हैं, तो रिलीज करने के बाद क्या हो रहा है कि देख रहे हैं कि रिलीज करने के बाद वो फिर से रिलैक्स होगा और धीरे 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 करके आपको ये जो पार्टिकल शिफ्टिंग हुई थी, ये पार्टिकल अपने आप को वापस कर लेंगे और मतलब फिर से रीस्टोर करके अपनी स्ट्रक्चर को रिटेन कर लेंगे, वजह कि फिर से वो चाहेगा कि मिनिमम एनर्जी पर जाए। मतलब सिंपल से भीड़ भाड़ बढ़ेगा तो हो सकता है कि चेयर पर बैठे लोग खड़े हो जाए, ठीक है, खड़े हो जाए, आपको एडजस्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर जैसे ही एक्सटर्नल एजेंट गया तो एक्सटर्नल एजेंट के जाने के बाद फिर से चेयर पर सेटल हो गए। अरे आप देखते होंगे चिफ गेस्ट वगैरह आता है तो लोग खड़े हो जाते, पार्टिकल की संख्या बढ़ी नहीं, बट एक्सटर्नल फोर्स वाला लोग खड़े हो गए, कंफर्टेबिलिटी को घटाया, ठीक है। बट जैसे ही वो गया या वो सेटल हो गया, बाकी लोग फिर से सेटल डाउन हो गए, रीस्टोर करेंगे। और यही है अपना माइक्रोस्कोपिक व्यू, ठीक है। डायग्राम को नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। यस, नोट्स में आपके लिए द एटॉमिक लैटिस चेंजेस साइट एंड शेप व्हेन फोर्स आर अप्लाइड, ठीक है। व्हेन फोर्स आर रिमूव्ड द लैटिस गोज बैक टू द ओरिजिनल लोअर एनर्जी स्टेट, जो अभी आपको बताया कि आप जैसे फोर्स को रिमूव करेंगे तो ओरिजिनल लैटिस स्टेट में वापस चला जाएगा, ठीक है। फॉर रबर्स हो गया, अदर पॉलीमर, इलास्टिसिटी इज कॉज्ड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ पॉलीमर चेन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है ना। पॉलीमर चेन को स्ट्रेच करने से ये काज होता है, इसका कोई और ज्यादा कारण नहीं है। यस, आज का जो टॉपिक, जो हॉट टॉपिक है, जो हम लोग समझते हैं कि सर अभी तक आप पढ़ा रहे थे इंट्रोडक्शन के नाम पर, कुछ अपना मेन टॉपिक नहीं मिल रहा, जहां पर वर्ड सुनने का आ रहा है स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस को समझने के लिए मैं आपके सामने ऑब्वियसली कि दोनों ही टाइप को मैंने लिख दिया, लॉन्गिट्यूडिनल और शेयरिंग स्ट्रेस को, ठीक है। बट इसको देखते हैं कि क्या होता है। सिंपल सोचो कि यह हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने के लिए हमने क्या किया है, डिफॉर्म करने के लिए कुछ फोर्स अप्लाई किया। सपोज ये फोर्स हुआ
और इसी का काउंटर फोर्स ऑब्वियस है, तभी हम डिफॉर्मेशन लाए। जैसे ये करोगे आप फोर्स अप्लाई, तो कहोगे कि क्या होगा, तो हम कह रहे कि सर थोड़ा सा हम अंदर चलते हैं, अंदर जा रहे हैं, डायरेक्ट अगर नॉर्मल ले लेंगे तो भी दिक्कत, तो हम क्या करते हैं कि एक क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया को कंसीडर कर लिया, रैंडम क्रॉस सेक्शन एरिया, सपोज इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ डेल एस। ठीक है, अब इस एरिया पर देखना, जब आपने अप्लाई किया है बाहर से फोर्सेस को, यहां पर फोर्स अप्लाई किया है, तो आप गौर करोगे कि सर इसी के काउंटर में, चूंकि नेट फोर्स 0 है, इक्विलिब्रियम में है, तो काउंटर में हमारा फोर्स डेवलप हो जाएगा, इस सरफेस पर भी कुछ F और इस सरफेस पर भी कुछ F, सब जगह ये इसलिए कि काउंटर फोर्स 0 कर, क्योंकि अपना सेंटर ऑफ मास वगैरह सब कुछ वहीं रहने वाला है, नेट फोर्स 0 हुआ है, डिफॉर्मेशन करना है, तो सब कुछ अंदर के इंटरनल बॉडीज में ऐसा कुछ इसका इफेक्ट होगा। थोड़ा सा हम देख देते हैं कि इसका फायदा या घाटा क्या होने वाला। अगर हम इस क्रॉस सेक्शन को देखें ध्यान से, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन को देख रहे हैं, तो इस क्रॉस सेक्शन में गौर की जाए तो हम कहेंगे कि सर ऐसा है कि यहां पर एक फोर्स F लग रहा है। ठीक है, या क्रॉस सेक्शन एरिया है डेल एस और यहां पर एक फोर्स लग रहा है F। आप कहोगे कि सर F जो लग रहा है उसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। एक कंपोनेंट नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस मतलब सरफेस ऐसा लिया थे तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, क्योंकि ऐसा लग रहा था फोर्स, उसके कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिए। ठीक है ना, फोर्स ऐसे लग रहा है, ये एक्चुअल फोर्स हुआ, एक नॉर्मल लिया, तो एक नॉर्मल लोगे तो एक क्या लेना पड़ेगा, अलोंग द सरफेस, या फिर बोल सके टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट हमें मिलेगा जो सरफेस के अलोंग होगा, टेंजेंशियल होगा। ठीक है, अब बोलोगे कि सर क्या हो रहा है, तो दोनों ही फोर्स के बारे में गौर करते हैं। अगर हम बोले कि यहां पर फोर्स को गौर किया जाए, तो फोर्स को गौर करें तो कहिएगा कि सर ये जो फोर्स है नॉर्मल जो लग रहा है वह क्या कर रहा है, अलोंग द लेंथ पे लग रहा है या फिर सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो यह नॉर्मल फोर्स कहीं ना कहीं इस एरिया पर एक स्ट्रेस डेवलप कर रहा है। ठीक है, इसे क्या डेवलप कर रहा है, स्ट्रेस डेवलप कर रहा है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया एक बोल सकते हैं इंटरनल प्रेशर जिसे हम बोल रहे स्ट्रेस, और यही है स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल। अब बोलोगे सर एक बात बताओ, थोड़ा सा यहां रुको, आगे बढ़ने से पहले आप फोर्स पर यूनिट एरिया को दूसरे प्लेलिस्ट में फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने प्रेशर बताया या फिर इससे पहले भी प्रेशर डिट किया हो, यहां पर फोर्स पर यूनिट एरिया को आप जबरदस्ती समझाने के लिए कोई एक नया टर्म लेकर के आए कि वो स्ट्रेस हो गया। ठीक है, यह क्या समझते हैं दोस्त, क्या है बात। हमने जो बात किया था प्रेशर का वो था थ्रस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट फोर्स मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करने वाला एक्सटर्नल फोर्स, परपेंडिकुलर एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स है, बाहरी फोर्स है जो एक्ट कर रहा है वो। यह जो फोर्स है वो इंटरनल है। इंटरनल मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर खुद से डेवलप हुआ हुआ फोर्स, वो एक्सटर्नल नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बट यह जो काउज हो रहा है, यह जो प्रेशर इफेक्ट काउज हो रहा है, जो लग रहा है कि प्रेशर जैसा फोर्स पर यूनिट एरिया, या इंटरनल फोर्स के द्वारा, और इंटरनल फोर्स के द्वारा जो चीज होता है उसे बोलते हैं स्ट्रेस। इसलिए आप बोलते हो कि दिमाग में स्ट्रेस ज्यादा है। स्ट्रेस ज्यादा मतलब किसी ने सर पर बोझ नहीं रख दिया। स्ट्रेस ज्यादा का मतलब है कि आपके दिमाग के अंदर से कोई ऐसी चीजें हुई है जो दिमाग को चाह रहा है क्या कि एकदम टेंशन कर दिया, वो फोर्स पर यूनिट एरिया है। ठीक है, तो स्ट्रेस ज्यादा का मतलब हुआ कि फोर्स पर यूनिट एरिया वही है जो प्रेशर की डेफिनेशन, बट इन दिस टाइम फोर्स इज प्योरली एन इंटरनल फोर्स। ठीक है, और प्रेशर के लिए फोर्स एक्सटर्नल होना चाहिए, स्ट्रेस के लिए फोर्स इंटरनल होना चाहिए। सिंपल है। और हम यहां इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया को डिफाइन कर रहे हैं स्ट्रेस, और हम आपको दो कंपोनेंट बता रहे हैं कि यह फोर्स का दो कंपोनेंट मिला, एक मिलेगा नॉर्मल मतलब कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और एक मिलेगा अलोंग द सरफेस और टेंजेंशियल टू द सरफेस। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं स्ट्रेस डेवलप बाय नॉर्मल फोर्स, स्ट्रेस डेवलप बाय नॉर्मल फोर्स। यह रहा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, यह रहा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यस ऑब्वियस है कि हम स्पेलिंग भूल गए हैं तो इसलिए देख करके लिख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस,
और आप अगर बोलोगे कि फोर्स पर यूनिट टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, यह अपना बताएगा शेयरिंग स्ट्रेस। टी जैसा लिखाता है, टाउ उसको बोल रहे हैं, ठीक है। ये हुआ टेंजेंशियल और इसको हम बोल रहे थे शेयरिंग, ठीक है। डेफिनेशन नॉर्मली सिंपल चीज, इंटरनल फोर्स पर यूनिट परपेंडिकुलर इंटरनल फोर्स या इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया को कहा जाता है स्ट्रेस। और जब हम किसी भी फोर्स को लगाते हैं तो वो फोर्स जो है हमें वो दो कंपोनेंट में ब्रेक होकर के दिखता है किसी भी क्रॉस सेक्शन पर, ठीक है। एक कंपोनेंट नॉर्मल टू द सरफेस होगा और एक होगा टेंजेंशियल टू द सरफेस। जो कंपोनेंट नॉर्मल है उसके द्वारा जो स्ट्रेस मिलेगा उसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल, और जो टेंजेंशियल है उसके द्वारा जो स्ट्रेस मिलेगा उसे बोलेंगे शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। नोट्स के लिए ये बना लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें टेंजेंशियल स्ट्रेस की, एक मिनट, मुझे यहां पर थोड़ा सा और क्लियर करना पड़ेगा, तो मैं यहां पर क्लियर कर दूं, आपका स्लाइड्स में छूट गया क्योंकि प्रोफेशनल हूं नहीं स्लाइड्स बनाने के, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहां पर अगर हम बोले तो हम लॉन्गिट्यूडनल की ही बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द लेंथ में बात हो रही है। तो लॉन्गिट्यूडनल में हमें दो तरह के मिल सकते हैं। हो सकता है कि हम जो फोर्स लगाएं वो अंदर में, जिस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं वो अंदर में भी एक फोर्स डेवलप हो और वो उसके लेंथ को घटाने की कोशिश करे, ठीक है। हो सकता है कि हमारे द्वारा एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है इक्विलिब्रियम के लिए वो अंदर में इंटरनल किसी क्रॉस सेक्शन पर जाए और उसे लगे घटाने के लिए कोशिश करो, तो यह हो गया कंप्रेसिव नेचर का, ठीक है। इसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, मतलब इसके द्वारा जो स्ट्रेस मिलेगा वह हुआ कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है ना। मतलब अगर आपका फोर्स इस एटीट्यूड में है कि वह ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर दे, छोटा कर दे, घटा देने की कोशिश कर दे, मतलब उसके लेंथ को, तो वह बोला जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर आप कह दो कि ऑब्जेक्ट आपका ऐसा कुछ है और आपके द्वारा लगाया गया फोर्स जो उसके क्रॉस सेक्शन पर इफेक्ट को पैदा कर रहा है, ठीक है, या उससे इलोंगेट करना चाहता है, उसकी लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जबरदस्ती उसे लंबा करना चाह रहा है, तो यह हुआ टेंसाइल नेचर। और यह कहलाएगा जो स्ट्रेस यहां से डेवलप होगा वह होगा टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस को देख ले। अगर आपका फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स का नेचर यह कहे कि ऑब्जेक्ट कंप्रेस हो रहा है, तो उस केस में स्ट्रेस का जो नॉमेनक्लेचर होगा वह हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। और अगर आपके ऑब्जेक्ट इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा हो बॉडी को, तो उस केस में जो नाम हो जाएगा उसका हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। दोनों डिफरेंट नहीं, एक ही है और दोनों के दोनों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, ठीक है, नोट कर लीजिए। यस, एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो आपके स्टैंडर्ड बुक एससी वर्मा से मैंने लिया है। एससी वर्मा बुक में ये प्रॉब्लम है, सिंपल है, तो सोचा कि इसको ले लिया जाए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा गौर कीजिए, प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को पढ़िए, थोड़ा वीडियोस को रोकिए, आप भी पानी वानी पी लीजिए, नाश्ता वास्ता करके अटेम्प्ट ले लें, उसके बाद फिर पर देखते हैं। अगर हम इस प्रॉब्लम पर के सॉल्यूशन पर जाएं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखें, लोड ऑफ 4 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग। तो हम तो क्या है कि फिजिक्स है, तो फिजिक्स मतलब जैसे जैसे दिख रहा है उसे ऐसे डायग्राम बनाते जाए जहां तक समझना, ठीक है। थ्रू ए स्टील वायर के थ्रू ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, 4 kg का, रेडियस 2 mm की रेडियस, ठीक है। फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप इन द वायर व्हेन इक्विलिब्रियम अचीव्ड। टेक G is equal to 3.1 pi meter per centimeter square. Sorry, pi? देखिए यूनिट्स को देखना पड़ेगा कि यूनिट्स में होना चाहिए था मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, कोई भी बात नहीं।
हम यहाँ पर बोले यहाँ इस कंप्लीट सॉल्यूशन पर जाएंगे भी नहीं, क्योंकि अगर कंप्लीट सॉल्यूशन पर जाते हैं तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है और आपका डेटा भी वेस्ट हो जाएगा। जस्ट कंसीडर करें, अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी जो बॉडी है जो लगा हुआ था, वो बॉडी का वेट दिया हुआ है 4 kg, ठीक है। अगर आपने बोला कि यह 4 kg का वेट है, सॉरी 4 kg मास है, तो आप बोलोगे जो नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स लगने वाला है वो लगने वाला है mg, मास मालूम है 4 kg, ठीक है, फोर्स टोटल पता चल गया। और ये जो फोर्स है, यह फोर्स कहीं ना कहीं नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और कह सकते हो कि यह क्रॉस सेक्शन, कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर देखे तो इस क्रॉस सेक्शन पर यही फोर्स काम कर रहा है, और जो कि टेंसाइल नेचर में है भी। तो आप बोलोगे कि टेंसाइल स्ट्रेस जो होगा वो हो गया अपना ये फोर्स बटा क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लो, रेडियस दिया हुआ है तो क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी पाई r स्क्वायर, सारा कुछ मालूम है। तब अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। आप क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे। नॉर्मल फोर्स के लिए हमारे पास मास दे रखा है, जी के वैल्यू दे रखा है, वैल्यूज को डालेंगे और सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हम अब यूट्यूब पर आपको खुश करने के लिए पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स पर भी अपना टाइम वेस्ट करना कोई खासा लॉजिकल नहीं है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा। वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस क्या वर्ड है तो इसको समझ लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेस का मोस्टली बेसिक क्लास डेफिनेशन होगा जिसे समझते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है? सपोज अगर हम बात करें एक सिचुएशन का, हम इस सिचुएशन को देख रहे हैं कि एक छोटा सा पार्ट लिए यह इमर्ज है लिक्विड में, फ्लूइड में, क्योंकि अभी भी फ्लूइड का बेसिक देखे होंगे उस पर। तो फ्लूइड्स में आप कहते हो कि इस ऑब्जेक्ट के ये सारे जो सरफेस है जो फ्लूइड के कांटेक्ट में आएंगे, यहां पर फ्लूइड के कांटेक्ट में आने वाले ऑब्जेक्ट जो बोल सकते कि अगर टोटल सरफेस एरिया ऐसे, या फिर बोल सकते कि छोटा छोटा सेक्शंस जो है डेलेस एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो इसमें आप कहोगे कि सर ऐसा है कि कहीं ना कहीं हर पॉइंट पर आपका एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, और परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है मतलब इंटरनली इसे कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जब भी इमर्ज करिएगा ऑब्जेक्ट तो वहां पर फ्लूइड्स जो भी कांटेक्ट एरिया के साथ होंगे वहां पर फ्लूइड्स हर डायमेंशन में, पास्कल ने ये बोला है, आर्किमिडीज ने भी ये बात बोला, बर्नौली से भी ये प्रूफ हो रहा है। तो यहां पर क्या है कि हर कांटेक्ट एरिया पर पूरी ही वॉल्यूम्स पर असर हो रहा है। इसलिए असर हो रहा है कि यहां पर अगर चारों तरफ बॉडीज के सभी तरफ लगेंगे तो इसके इंटरनली हर तरफ इसके वॉल्यूम्स को श्रिंक करने की कोशिश होगी, ठीक है। और आप कह सकते हो कि यहां पर जो हमें स्ट्रेस मिलेगा, स्ट्रेस जो मिलने वाला है, यहां जो स्ट्रेस मिलने वाला है वो मिलने वाला फोर्स पर यूनिट टोटल एरिया, वह जो रहेगा वह कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये केवल डेफिनेशन है जो सिंपल समझना है। यहाँ चूंकि वॉल्यूम पूरा इमर्ज है तो एक साथ एक जो प्रेशर एक्ट करेगा वो अपना एक फोर्स डेवलप करेगा, वो प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज फोर्स, एंड फोर्स बाय एरिया, इंटरनल फोर्स बाय एरिया, वह कहलाएगा स्ट्रेस। और यहाँ पर कह रहे हैं कि यह जो डेफिनेशन हो गया, इस बार लॉन्गिट्यूडनल या शेयरिंग स्ट्रेस ना करके इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोला है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इसलिए क्योंकि यह पूरे वॉल्यूम पर एक साथ एक्ट कर रहा है और वॉल्यूम्स को, पूरी वॉल्यूम को श्रिंक करने की कोशिश कर रहा है। तो कोई नया डेफिनेशन नहीं, बेसिक है जिसे अपने समझना है और देखना है, ठीक है। अगली क्लास में हम इसके कॉन्सेप्चुअल और डेप्थ को पकड़ेंगे। उसके बाद हो सकता है कि हमारे अगले वीडियो लेक्चर में हम इलास्टिसिटी के पार्ट को लगभग खत्म कर दें, अगर बचेगा तो एक और वीडियोस जाए, ठीक है। आप पैरेलल में क्वेश्चन बैंक के साथ रेडी रहें, क्योंकि जैसे वो वीडियो खत्म होगा तो उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक को पूरी तरह से अटेम्प्ट ले, जेई का हो, नीट का हो, सारे प्रॉब्लम्स A to Z बिना मेरे मदद के या बिना यूट्यूब या किसी और प्लेटफॉर्म के मदद के आपसे बनेंगे। और गारंटी रखिए एग्जाम हॉल में भी जो सवाल आएगा वो आप सबसे पहले अटेम्प्ट लेकर के इसे बनाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।